गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्योमेट्री आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का। लास्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन और पीवाईक्यूज करे थे। वो थोड़े पुराने क्वेश्चंस थे पीवाईक्यूज के। आज हम लेटेस्ट पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो भी लास्ट 2-3 ईयर्स में आए हैं। ठीक है, लास्ट 2-3 ईयर्स के। ठीक है, चलो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन जो मैं देती हूँ हर किसी को सॉल्व करके मेरे को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। I hope you are guys preparing nicely for your CSAT exams and for your upcoming UPSC. Of course GS तो हम सबको पता होता है कि भाई बहुत टाइम लेती है, but CSAT also requires your patience and your time, because CSAT को टाइम नहीं दिया तो चाहे GS में टॉप भी मार लो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, right? So now let's try doing geometry and mensuration today. This is the part 2 and let's begin with our questions. Now question number 1, let x and y be the volumes, m and n be the masses of two metallic cubes p and q respectively. Each side of q is 2 times that of p and the mass of q is 2 times that of p. ठीक है, मेटालिक क्यूब्स हैं तो पहले क्यूब्स का मुझे ये बता दो, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब होता है ना। अब क्यूब का अगर हम ईच साइड ऑफ क्यू और पी लेट कर लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ पी बी ए एंड देन द लेट साइड ऑफ क्यू विल बी, ईच साइड ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी, तो ये हो गया 2a। ठीक है, Q की जो साइड है वो डबल है P की साइड से, तो P को अगर हम A ले रहे हैं तो Q की साइड 2a हो जाएगी, राइट? नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज लेट x एंड y बी द वॉल्यूम्स ऑफ m एंड n, वॉल्यूम्स बी द वॉल्यूम, सॉरी यहाँ तक है। और m और n क्या है? मासेस है उस क्यूब का, मेटेलिक क्यूब का। तो अगर a का क्यूब करें तो वो x के इक्वल होगा और 2a का अगर हम क्यूब करें तो वो y के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे 8a क्यूब इज इक्वल टू y, दैट मीन्स a क्यूब इज इक्वल टू y बाय 8। अब ये जो वैल्यू आई है a क्यूब की, मैं यहाँ पुट कर रही हूँ a क्यूब की जगह पे, तो y बाय 8 इज इक्वल टू x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 8x। ठीक है, लेट्स हाईलाइट इट, क्योंकि ये रिलेशन हमें यहाँ से पता पड़ा है कि y जो है वो 8x के इक्वल है। m और n जो है वो मासेस हैं 2 मेटेलिक क्यूब्स के। ओके, नाउ व्हाट इट इज सेइंग, ईच साइड ऑफ q इज 2 टाइम्स दैट ऑफ p, लेट u इज इक्वल टू m बाय x एंड v इज इक्वल टू n बाय y। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब ये बताओ, वॉल्यूम और मास के बीच का रिलेशन हमें पता होना चाहिए, तब हम इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मास और वॉल्यूम के बीच का क्या रिलेशन होता है? डज हैव एनीबडी हैव एनी आइडिया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड वॉल्यूम? देखो, जो आपका मास होता है, मास का मतलब होता है कि वो डेंसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मास और वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। द फॉर्मूला हेयर इज डेंसिटी से रिलेटेड होता है। देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। अब दोनों की डेंसिटी का हमें कोई आइडिया नहीं है क्या है क्या नहीं है, बट अगर हम डेंसिटी को कुछ भी मान के चलें तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मतलब मास और जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अगर डेंसिटी सेम रही तो ऑफ कोर्स, राइट? तो क्यूब की डेंसिटी के बारे में यहाँ पे कोई जिक्र नहीं करा गया है और हमने m और n जो है वो मासेस ले लिए हैं। अब u को बोला हुआ है कि वो m बाय x है। m क्या है? मास ऑफ p, और x क्या है? वॉल्यूम ऑफ p। तो ये u क्या हो गया? u हो गई उसकी डेंसिटी। ठीक है, इसी तरीके से v आ जाएगा।
v इज इक्वल टू n क्या है, देखो n इज द मास ऑफ क्यूब, ठीक है, एंड y क्या है, y इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि सेकेंड नंबर पे है, तो मास अपॉन में वॉल्यूम, v क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ क्यूब, और u हो गई हमारी डेंसिटी ऑफ p, राइट। अब इन्होंने रिलेशन पूछा हुआ है कि कौन सी चीज क्या है। चलिए, अब हमें यहाँ पे ये पता चला था कि y और x के बीच में हमने रिलेशन निकाल लिया था, है ना, और वॉल्यूम x और y, m और n के बीच में भी तो कुछ होना चाहिए ना रिलेशन। ओके, नाउ लेट्स सी कि अगर हम ये जो लिया है हमने u इज इक्वल टू m अपॉन में x एंड v इज इक्वल टू n अपॉन में y। अब मैं y की जगह पर ना x रख रही हूँ, ये वाली वैल्यू रख रही हूँ, तो ये हो जाएगा n अपॉन में 8x, है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, लेट मी चेंज द इंक कलर, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x विल बी इक्वल टू m अपॉन में u, ठीक है, यहाँ पे डालो, तो ये हो जाएगा n बाय 8 इंटू m बाय u, दैट विल गिव यू n इंटू u अपॉन में 8m, दैट इज v, ठीक है। अब हमें रिलेशन चाहिए m और n के बीच में भी, है ना। साइड हमने निकाल ली थी, साइड से हमारा वॉल्यूम आया, वॉल्यूम से हमने रिलेशन निकाला x और y के बीच में। अब हमें निकालना है रिलेशन m और n के बीच में, जो कि मासेस है दोनों के। हमें u और v के बीच में रिलेशन चाहिए, मतलब m और n को हमें किसी तरीके से नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ do we have any other option to do this? डेंसिटी तो u हो ही गई है, और हमने m और n के बीच में रिलेशन निकालना है यहाँ पर। m और n को नेगेट करना पड़ेगा किसी तरीके से, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, राइट। नाउ लेट मी इरेज दिस। यहाँ तो समझ आ गया होगा मास, ये डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन, u is the density, v is the density, okay, and we don't know relation between m and n, but we know the relation between x and y। x and y का रिलेशन यहाँ पे गिवन है, और m और n को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। Okay, so this is the PYQ of which year we are doing it, 2020। 2020 का CSAT का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पुराना है बट स्टिल इम्पॉर्टेंट तो है ही ऑफ कोर्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे अटकेंगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे, राइट। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी वांट अ रिलेशन बिटवीन द मासेस, कोई मास के बीच का वॉल्यूम निकालना है हमने। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे इन्होंने बोला कि जो साइड है, ये वाली जो चीज इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई थी, ईच साइड ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स द दैट ऑफ पी। तो अगर साइड 2 टाइम्स है तो मास भी तो डबल हो जाएगा। डिड वी गेट इट हियर व्हाट वी आर डूइंग? देखो, अगर साइड डबल हो रही है, ये जो रिलेशन बना है, इस रिलेशन की वजह से मास ऑफ Q इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ P। और मास ऑफ Q क्या गिवन है हमें? मास ऑफ Q गिवन है N, और 2 इंटू मास ऑफ P गिवन है M। अब ये N जो हो गया वो 2M के इक्वल हो गया। मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रही हूँ 2M इंटू U अपॉन में 8M,
राइट। m से m कट जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, तो 4v इज इक्वल टू u। हमारे पास ये रिलेशन बन के आ गया, 4v इज इक्वल टू u। ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने बहुत किचपिच मचा दी है पूरी स्लाइड पे, बट आई होप यू गॉट द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। नाउ ट्राई डूइंग इट। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू रेशियो पी आर निकालना है। देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है, लेट्स से, ठीक है। और तो पी क्यू बाई क्यू आर का जो ये साइड है, ये साइड, ये 3x है तो ये 5x है, ठीक है। इफ n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ PQ ratio PR, then what is the n equal to? कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं इसके? That's really a thinkable question. On a straight line such that PQ ratio QR is 3:5, if n is the number of possible values of PQ and PR, then what is n equal to? अब आपने ये निकाल के मुझे दिखाना है कि इसका आंसर क्या होगा, और इस आंसर को हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। So now you have to do this again. चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज फॉर ऑल योर होमवर्क। कमेंट डाउन द आंसर्स बिलो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करो सो दैट मुझे लगे कि हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो सीरियसली होके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर is filled completely with water. How many millimeters of water it contains? Neglect its thickness of the vessel. तो क्यूबिकल वेसल है, ऑफ कोर्स 1 मीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके मिलीमीटर्स दिखाओ। देखो 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो 1 मीटर के अंदर कितने हो गए? 1000 मिलीमीटर्स। अब अगर आप इसका क्यूब करोगे तो इसका भी क्यूब करना पड़ेगा ना। 3 का क्यूब कर रहे हैं हम, राइट। तो हमने उतने मिलीमीटर्स ऑफ वाटर कंटेन करेंगे इस चीज़ के अंदर। तो इसमें कितने ज़ीरो हैं? 3 ही ज़ीरोज़ हैं, ये आंसर गलत हो जाएगा। 4 ज़ीरोज़ हैं, ये गलत हो जाएगा। 3 और 2 5, ये गलत हो जाएगा। 3 और 3 6। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी मिलीमीटर्स ऑफ वाटर इट कंटेन्स। तो 2021 का ये क्वेश्चन था। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल है और उसके 8 इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। हाउ मेनी राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड टेकिंग द डायामीटर ऑन वन साइड ऑफ द triangle, taking the diameter as one side of the triangle. So what you are going to do is you are going to make a right angled triangle. तो और अगर diameter लेना है हमें, let's change the color first. देखो ये हमने एक diameter ले लिया। अब इससे right angle triangle कैसे बनेगा? कोई ऐसा एंगल लेना पड़ेगा जो कि 90 डिग्रीज पे होना चाहिए, राइट। अगर ये डायामीटर है तो डायामीटर से किसी भी वर्टेक्स पे, डायामीटर से किसी भी वर्टेक्स पे, किसी भी सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी ट्राइंगल बनाओगे ना तो 90 डिग्री का ही एंगल लेता है वो, ठीक है। सर्कल का डायामीटर ले लो, चाहे यहाँ एंगल बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, सारे एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री ही होते हैं। दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट of our lines and angles when we are talking about the circles, ठीक है।
तो एक तो ये हो गया, दूसरा हमने बनाया है यहाँ से, और तीसरा हमने बनाया है यहाँ से। 3 यहाँ बने, 3 नीचे बने, टोटल बन गए 6, जो हमने मिड वाला लिया डायामीटर। ठीक है, इसी तरीके से हम जो लाइन है वो दूसरे साइड की भी ले सकते हैं। डायामीटर अगर मैंने ये ले लिया तो 6 यहाँ से बन जाएंगे ट्राइंगल्स, ये वाला ले लिया तो 6 यहाँ से बन जाएंगे, और अगर ये वाला डायामीटर ले लिया तो 6 यहाँ से बन जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 24 हो गए। ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एवरीवन, डिड यू गॉट इट? तो राइट एंगल ट्राइंगल तब बनता है जब आप डायामीटर को कंसिडर करो और डायामीटर से किस सर्कल के किसी भी सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी पॉइंट ले लोगे तो वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो राइट एंगल जो है वो इस तरीके से, जो वहाँ पे तो राइट एंगल बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे एंगल्स चेंज हो सकते हैं, कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी मूव कर लो उस सर्कल के ऊपर। ये ना थोड़ा 3D में मैं वीडियो वगैरह होती ना तो उसमें और अच्छे से पता चलता। चाहे मैं एंगल यहाँ से घुमा के यहाँ ले जाऊँ, पूरे सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी रख दूँ, यहाँ पर भी होगा ना, यहाँ पे भी इतना पास भी होगा तो भी ये 90 डिग्री ही बनेगा। आया बात समझ सबको? डायामीटर अगर आप लोगे बीच का और उससे सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे भी ट्राइंगल बनाने की कोशिश करोगे तो वो एंगल जो है 90 डिग्री ही देता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। और ये कॉन्सेप्ट ना अपने नोटबुक में जहाँ रूल्स लिखते हो वहाँ पे लिख लेना, वेयर यू हैव टू राइट दैट if one side of the triangle is the diameter of a circle, then the triangle is always right angles triangle. ठीक है, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक, जहाँ पे रूल्स आप लिख रहे हो CSAT के कुछ कुछ पॉइंट्स तो लिखते होगे ना इंपॉर्टेंट, जो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, जहाँ फॉर्मूलेज लिखते होगे वहाँ पे ये चीज़ लिख लेना कि अगर ट्राइंगल का एक साइड डायमीटर है सर्कल का, डायमीटर ऑफ द सर्कल, एंड one vertex is at the circumference, ये लिखना भी जरूरी है कि दूसरा वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो डायमीटर ले लिया लेकिन वो यहाँ की सर्कमफ्रेंस की बजाय यहाँ पे बन रहा है एंगल, तो नहीं होगा 90 डिग्री, फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है तो वो पक्का 90 डिग्री है। ठीक है, एंड वन वर्टेक्स, अगर जो साइड है ट्राइंगल की वो डायमीटर है और एक वर्टेक्स जो है वो उसका जो थर्ड वर्टेक्स है, दो तो वर्टेक्स आपके डायमीटर बन रहे हैं तो ऑफ कोर्स सर्कमफ्रेंस पे टच करेंगे ही करेंगे, तीसरा भी वर्टेक्स ही होना चाहिए। तो वो अगर वर्टेक्स पे है एंड द थर्ड वन लिख दो यहाँ पे चाहे तो, द थर्ड वर्टेक्स of the triangle is at the circumference, then the triangle is always right angles. Okay, question number 4 everyone, read it and try doing it. Consider the following statements with respect to rectangular sheet of length 20 cm and breadth 8 cm. अच्छा, एक हमने रेक्टेंगल बनाया है इस तरीके का जिसमें 20 सेंटीमीटर आपकी एक साइड है और 8 सेंटीमीटर जो है वो दूसरी साइड है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट्स। 4 स्क्वायर शीट्स में कट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि 4 स्क्वायर के लिए अगर ये 8 सेंटीमीटर है सो यू वांट 8 सेंटीमीटर हेयर ऑल्सो, राइट, कि 8 8 8 ऐसे कट होना चाहिए। पर 8 8 8 करने से हमारे पास कितना होगा? 8 8 16 16 प्लस 8 24, जो कि 20 से एक्सीड कर रहा है, तो हम सिर्फ 3 से भी कम स्क्वायर्स काट सकते हैं। ठीक है, और अगर 4 ले लो, मान लो कि ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया था
इसको हम बीच में से भी कट कर रहे हैं, इसको 8 की बजाय 4 कर दिया हमने, ये 4 है, ये 4 है, बट स्टिल वी वांट 4 हेयर, 4 हेयर, और फिर 4 और फिर 4, यहाँ पे ही 4 बन गए और ये हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा क्योंकि ये 4 और 4 8 सेंटीमीटर ही कवर करेगा, बाकी का 12 सेंटीमीटर जो है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो 4 स्क्वायर शीट्स में तो हम पॉसिबली कट नहीं कर सकते। इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया। नाउ लेट्स ट्राई डूइंग इट। ट्रायंगुलर शीट्स में कट कर सकते हैं क्या विद ऑफ इक्वल एरिया? 10 ट्रायंगुलर शीट्स। ओके, अगर 20, अगर इसका एरिया और निकालें हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल is 20 into 8, that is going to be giving us 160, और इन्होंने बोला है हमें कि 10 ट्रायंगुलर शीट्स, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल शीट भी होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 10 ट्रायंगल्स, 10 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, राइट, 160 होना चाहिए। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए? एक ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा? 16 बनेगा, है ना। ट्रायंगल का एरिया, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम ऐसे कट करेंगे तो ये तो हमें 90 डिग्री मिल रहा है, ये भी 90 डिग्री मिल रहा है ना, और फिर ऐसे ले लो चाहे तो ये 90 डिग्री मिल जाना चाहिए ये। तो अगर हम 90 डिग्रीज, लेट्स से कि राइट एंगल ट्रायंगल्स ही बना रहे हैं हम, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेंगे और 16 लेंगे। तो बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला 16 इंटू 32 होना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर इसको आधा बांट रहे हैं तो वी वांट कि एक बेस तो 4 सेंटीमीटर हो, तो h विल गिव अस 32 अपॉन में 4, दैट विल गिव यू 8, राइट। तो बेस जो है, लेट्स से कि हमने इसको इस तरीके से बनाया ट्रायंगल को, ठीक है। तो बेस हमने ले लिया 4, ये ले लिया 4, और यहाँ लेंगे 8, और उसके बाद इतना भी नहीं आएगा, सॉरी, ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा ले लिया मैंने, लेट मी थिंक अबाउट इट। अच्छा, 8, अगर 8 ले रहे हैं तो 8 के कितने बन सकते हैं? 20 तो नहीं जा रहा ना 8 की टेबल से, ये बनना भी मुश्किल लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं, ये बना एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये बना एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए। अब यहाँ से हमने सीधी लाइन ली और 2 ट्रायंगल्स यहाँ बना दिए, तो 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं 8 वाली लेंथ लेके, ठीक है। ऐसे ही एक और 8 लेंथ लेंगे और वहाँ पर भी सेम ऐसे ही बनेगा, 4 ट्रायंगल्स यहाँ बन जाएंगे, 8 ट्रायंगल्स हो गए। अब इधर कितना बचा? 8 और 8 16, यहाँ बचा 4। अब ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। अब इसका उल्टा साइड बना दो। उल्टा कैसे बनेगा? देखो 4 लेंथ ली थी हमने और हाइट वैसे ली थी, तो इसको ऐसे 2 ट्रायंगल्स यहाँ बना दो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, सेम बन रहे हैं। 4 का बेस आ रहा है और 8 की हाइट आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 4 और 4 हमारा 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, तो ये हमारा ठीक आ रहा है। इट इज़ पॉसिबल, ओनली बी विल बी द राइट आंसर। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है ये थोड़ा सा ड्रॉ करके, ठीक है। ये ट्रायंगल एक ये बना है, एक ये बना है, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, इससे ज़्यादा बन भी नहीं पाएंगे। और सारे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं ऑफ इक्वल एरिया, हमने कुछ नहीं करा, ठीक है। बेस हमेशा हर जगह 4 आ रहा है और हाइट हर जगह 8 सेंटीमीटर्स आ रही है, ठीक है। ओके, it's clear now. Let's go to the next question. Question number 5. A rectangular floor measures 4 meter in length and 2.2 meter in breadth. एक rectangular floor है जिसके अंदर 4 मीटर की लेंथ है और 2.2 मीटर का ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो गया? एरिया ऑफ फ्लोर इज 4 इंटू 2.2, दैट इज 8.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
टाइल्स ऑफ साइज 140 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर. अब रेक्टेंगुलर टाइल्स आ गई हैं सेंटीमीटर्स की. अगर ये मीटर स्क्वायर है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करो 100 से मल्टीप्लाई करके. नॉट 100 से, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद द डबल ऑफ 100. ठीक है, क्योंकि 4 मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 220 वो हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना. इसको करोगे तो 88123 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द एरिया ऑफ द फ्लोर. नाउ टाइल्स का एरिया क्या हो गया, 140 इंटू 60. डू इट. 00 6 4 24, 2 कैरी और ये हो गया 8400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द टाइल, one tile to be laid such that tiles do not overlap. A tile can be placed in any orientation so long as its edges are parallel to the edges of the floor. What is the maximum number of tiles that can accommodate on the floor? Of course आपको इसको डिवाइड करना है बस. 88000 डिवाइडेड बाय 8400. आपका आंसर आ जाएगा, है ना. 4 से मल्टीप्लाई करो, 220 डिवाइड करना है, सॉरी 21. नाउ इट इज गिविंग अस maximum number of tiles that can be accommodated on the floor. It is going to be more than 10. देखो 10 आएगा, 100, then it's 104, मतलब 10.4 something like that. तो more than 10 है, तो maximum we are getting is E part 10. Okay. And yeah, 8 yeah, I think it's right. मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं करी हैं, I don't think so. ओके ठीक है, तो वी आर गोइंग विद द 8th पार्ट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 होना चाहिए इसका आंसर. अगर कोई और आंसर आ रहा है तो मेरे को करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के, ठीक है. मेरे हिसाब से 10 होना चाहिए. बाकी अगर आपको कुछ और लगता है तो मेरे को एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट में बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में. नाउ अब हम थोड़ा लाइन्स एंड एंगल्स पे आ गए हैं. लाइन्स एंड एंगल्स के आपको कुछ फॉर्मूलेज याद हैं, लाइक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. इस टाइप के कुछ एंगल्स के हमने फॉर्मूलेज और कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखे थे बचपन में, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और 1 उसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है तो ये एंगल x और ये एंगल y जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. x विल बी इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है. इसका ऑपोजिट जो है z और इसका ऑपोजिट a, ये भी इक्वल होगा. x विल बी इक्वल टू z एंड y विल बी इक्वल टू a. मतलब ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. और जो दूसरा कंसेप्ट है ये वाला, लेट्स से कि ये एंगल P है और ये एंगल Q है, तो x प्लस पी विल बी 180 डिग्री क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है. और y प्लस क्यू विल बी इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स लाई करते हैं. इसी तरीके से x और z इक्वल है तो z प्लस p भी 180 डिग्री के इक्वल होगा और a प्लस q भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है. तो ये दोनों 180 डिग्री बनाएंगे. ओके. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किन्हें बोलेंगे हम, P ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगर लेट्स से कि हमने यहाँ पर कोई और एंगल ले लिया R, तो P और R जो हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है. और Z और Y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ओके. X और A जो है वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि वो बाहर की तरफ है, लाइन के अंदर नहीं है, लाइन के बाहर हैं, ठीक है. और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ये होंगे x और z वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे.
आर और क्यू होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ए और वाई होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, टू मेक इट मोर क्लियर मैं ये वाला हटा देती हूँ यहाँ से। अब स्टेटमेंट आई थिंक होपफुली आपको क्लियर दिखेगी। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या डिमांड करी गई है, टू पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्ट कर रही है बाय अ ट्रांसवर्सल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताओ क्या होगा, टेल मी। लेट्स से कि ये y है, ठीक है, तो y प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब ये वाला एंगल y और ये वाला एंगल x प्लस 10 डिग्री इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे बताओ। देखो y और यहाँ वाला एंगल, ये वाला एंगल लेट्स से कि z है, y विल बी इक्वल टू z, हाउ, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ले लो, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ले लो इसे, y और z इक्वल हो गए, और z इज इक्वल टू x प्लस 10 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 10 डिग्रीज। अब इस इक्वेशन को y को x प्लस 10 यहाँ पर पुट करो इस वाली इक्वेशन में, तो क्या होगा, x प्लस 10 प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20, दैट विल गिव यू 160, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिग्रीज। तो ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको रिकैप दे दिया अपने लाइंस एंड एंगल्स का। अगर आप चाहो तो मेरे को बता देना, मैं लाइंस एंड एंगल्स के सारे कंसेप्ट एक वीडियो में ले आऊँगी, इफ़ यू वांट कि आपको ढंग से सीखना है तो। अगर याद है तो बात ही ख़त्म हो गई, है ना, या फिर एक बार अपना पुरानी बुक्स निकाल के क्वेश्चंस को ट्राई करके देख लेना। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 लाइन्स ऑन अ प्लेन। एक 5 लाइन्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, लेट्स से कि 5 लाइन्स हैं, 1 2 3, ठीक है, और 2 लाइन्स ऐसे आ रही हैं, तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। बट इन्होंने ये थोड़ी बोला है कि वो पैरेलल्स ही होंगी। अगर वो पैरेलल नहीं है तो लेट्स से कि 1 ऐसे, 2 ऐसे और 3 ऐसे जा रही है, तो 1 2 3 तो यहीं हो गए, ठीक है। नाउ आई एम कलर चेंजिंग माय पेन, एक यहाँ एक यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 3 9 यहाँ आ गई, ठीक है। अगर इन दोनों को भी पैरेलल करने की बजाय जैसे हमने ये बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया था, और जो दूसरी लाइन ली है उसको भी हम आगे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट करवा दें, ये थोड़ी सी कर्व हो गई, बट लेट्स से कि ये सीधी लाइन है, तो कितने पॉइंट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ना 2 जगह और होना चाहिए, ये आ गया एक 8, लेट मी मेक इट वंस अगेन, जस्ट अ मिनट। दोबारा बनाते हैं ढंग से। ओके, ये बन रहा है क्रॉस और ये जा रही है एक लाइन है ऐसे। नाउ वी आर गोइंग टू मेक 2 मोर लाइंस जो कि इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी और खुद भी इंटरसेक्ट होंगी ऊपर से जाके। एक लाइन मैंने ये बना दी और एक लाइन मैंने ये बना दी, ठीक है। नाउ लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, so we are getting 10 now।
10 से ज़्यादा हो सकती हैं क्या? बताओ 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 बताओ। अच्छा, ये तो हमारा आइडिया हो गया। क्या हम हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा फॉर्मूला भी है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हैं? बताओ। मैक्सिमम तो 10 आ रहा है हमारा, लेकिन क्या कोई ऐसा फॉर्मूला भी है? डू वी हैव एनी फॉर्मूला फॉर दिस? देखो, व्हाट वी आर डूइंग इज कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं? अभी तो हमारा आंसर तो आ गया, बट ये क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो लाइंस हैं हमारे पास। वी आर हैविंग, लेट्स से कि 2 लाइंस हैं। 2 लाइंस एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगी, है ना? अब नाउ वी आर हैविंग 5 लाइंस फॉर दिस, तो वी आर हैविंग 5 मोर पॉसिबल वेज फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो 5 लाइंस जो हैं वो हर दूसरी लाइन से एक बार इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो वो हर लाइन से एक एक बार इंटरसेक्ट करेगी, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर इज सी पार्ट 10। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया, वैसे भी बता दिया। अगर और लाइंस होंगी तो और तरीके का इंटरसेक्शन बनेगा। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस। नाउ पी क्यू और आर एस जो है ये पैरेलल है, ये और ये लाइंस पैरेलल हैं, और क्यू टी इज पैरेलल टू एस टू। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। हमें x और y की वैल्यू काउंट करनी है। देखो y प्लस 42 इज गोइंग टू बी 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट? सीधी लाइन है, सीधी लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल्स हैं, तो y की वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 136 डिग्रीज, 138 डिग्रीज। ठीक है, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे। x क्या होगा अब ये बताओ। अच्छा, y जो है, y और नॉट q, इट्स गोइंग टू बी ओके। नाउ लेट्स से कि ये वाली जो लाइन है पी क्यू, दिस इज p, दिस इज q। ठीक है, और ये वाली लाइन जा रही है एक आर एस, दिस इज r, दिस इज s। ये वाली लाइंस बनाई है मैंने, और एक लाइन इसको ऐसे कट करते हुए जा रही है जो कि यहाँ से W से शुरू हो रही है और S तक जा रही है। ठीक है, अब ये वाला जो लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई WS। तो अगर इसका एंगल 42 डिग्रीज है तो इसका एंगल भी तो 42 डिग्रीज होगा, है ना? सेम साइड पर है, सेम साइड पर है, क्यों है कि नहीं है? तो ये भी 42 होगा। अब देखो x प्लस 68 प्लस 42 is going to be 180 डिग्री अगेन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स हैं तो 180 डिग्री होने चाहिए। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 180 डिग्रीज माइनस दैट विल गिव यू 110, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 70 डिग्रीज। हमें निकालना है x प्लस वाई। अब x प्लस वाई कर दो, 138 प्लस 70 विल गिव यू 208 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा इसके पास ऑप्शंस नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? 208। ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए डाला था इसमें। ठीक है, आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो कैसे आया ये क्वेश्चन? लाइंस एंड एंगल्स हमने यूज करा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स देखे और इसको सॉल्व कर लिया। 208 विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD.
ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है इस लाइन के, हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू इट। अब मुझे ना यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है। सबसे पहले तो ये नोटिस करो कि हम क्या क्या इस पे अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। ट्राइंगल्स के ऑल इंटीरियर एंगल्स, मतलब ट्राइंगल के अगर हम सारे एंगल्स को प्लस करते हैं तो कितना आता है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज 180 डिग्रीज, है ना। तो इस ट्राइंगल में ये जो बीच में ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी पहले हमें बताओ ये वाला एंगल क्या होगा। लेट्स से कि ये एंगल z है, हमने लेट कर लिया, ठीक है, दिस इज वी आर लेटिंग। तो z प्लस 40 प्लस 40, ये स्ट्रेट लाइन है, ये दिख रही है सबको स्ट्रेट लाइन, इज गोइंग टू बी 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्रीज आ गई। अब ये ट्राइंगल ले लो, इन द ट्राइंगल PRNQ एंगल z प्लस एंगल x प्लस एंगल 30 डिग्री इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स है कि नहीं है? अब एंगल z हमें दिया हुआ 100, हमने अभी अभी निकाला है, मतलब एंगल x हमें निकालना है और 30 डिग्री हमें यहाँ दिया हुआ है, 180 डिग्री हो गया। तो एंगल x की वैल्यू क्या आ गई? 50 डिग्रीज आ गई। एक एंगल x तो आ गया, अब हमें y निकालना है, ठीक है। अब ये देखो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल थी। अब मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पे ट्राइंगल वाला जो मैंने लेट करा था। नाउ फोकस ऑन दिस थिंग। सी व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये हमें पैरेलल लाइंस गिवन है। नाउ ओनली फोकस ऑन दिस थिंग। ये ऐसे है, ये A है, ये B है, यहाँ पर हमें P गिवन है और ये वाला एंगल हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी 40 डिग्री होना चाहिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी, सेम साइड पर है, वैसे तो ये सेम साइड पर है, सेम एंगल्स बना रहे हैं, तो ये एंगल्स क्या होंगे? 40 डिग्री होंगे दोनों मिला के। लेकिन ये जो 40 है ये क्या है? 30 प्लस x, 30 प्लस y दिया हुआ है ना। ये पूरा एंगल 40 होना चाहिए, हमें दिया हुआ 30 प्लस y, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10 डिग्रीज होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो y हमारा 10 डिग्रीज आ गया, x हमारा 50 डिग्रीज आ गया। x प्लस y की वैल्यू क्या होगी? 50 प्लस 10, दैट विल गिव यू 60 डिग्रीज। सो C पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी पीजी। Great everyone. Now let's go to the next question. Question number 10. In the figure, if CD is parallel to EF, EF is parallel to AB. ये सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। Find the value of x. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि यहाँ पर गिवन है हमें। ओके, ग्रेट। Let's see what we can do now. इसमें ना थोड़ा सा इमेजिनेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ए बी वाली जो लाइन है ये सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो ए बी यहाँ है, सी डी यहाँ है और ये लाइन ऐसे कट हो रही है, इसके ट्रांसवर्सल बन रही है। ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये डी है ना। इसी टाइप का, सिर्फ इतना हिस्सा पे फोकस करो। हमें ये 70 गिवन है, अगर ये 70 गिवन है तो ये भी तो 70 होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर ये 70 है तो हमें ये भी 70 चाहिए, मतलब कि y प्लस दिस एंगल, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल 70 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। ओके जी, अब हमें यहाँ से y मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें नीचे वाला एंगल पता नहीं है कि कितना होगा। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस, अब यहाँ पर देखो, अब इसी में दूसरी साइड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई इंक सो दैट इट्स मोर क्लियर फॉर यू गाइस। अब देखो ये EF है, ये E है, ये F है और यहाँ पर ये C है, ये D है और ये अगेन पैरेलल थी, है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि ये वाला एंगल अगर हम इसको एक्सटेंड करें, ये 140 है
तो ये नीचे वाला भी 140 होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो 140 प्लस दैट, लेट्स से कि इट इज ए, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। तो एंगल ए विल गिव यू 40 डिग्री आंसर। अब ये वाला एंगल हमें 40 डिग्री मिल गया है। अगर ये 40 है तो y कितना होगा, 70 माइनस 40, दैट इज 30 डिग्रीज। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 30 डिग्रीज आ गई है। लेट्स राइट इट डायरेक्टली, और मैं यहाँ से अब 70 को हटा देती हूँ। अब हमें 70 नहीं पता, अब हमें इसके अलग अलग रूप पता चल गए हैं दोनों के। नीचे वाला 40 डिग्री है, ऊपर वाला 30 डिग्री है ना। y is 30 and the internal one is 40। अब क्योंकि ये 30 है y, तो 2y की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्रीज हो गई। अब इसको इमेजिन करो, ये E है, ये F है, ठीक है, और यहाँ पर C है और ये D है, और ये लाइन ना इन्होंने ऐसी सीधी सी दिखाई है, बट वी आर गेटिंग 60 डिग्री आउट ऑफ इट। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ऑल्टरनेट भी नहीं है, सेम साइड पर है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इट इज गोइंग टू गिव यू 120 डिग्रीज। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिग्रीज आ जाएगी। डी पार्ट विल बी द फाइनल आंसर। उसको स्ट्रेट लाइन मत मानना, स्ट्रेट लाइन मान के चलोगे तो आप 90 डिग्री पे ही टिक कर आओगे बिना कुछ कैलकुलेट किए। समझ आया कैसे कहाँ से कहाँ पहुंचे हम लोग, धीरे धीरे करके। 120 डिग्री विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल है इस लाइन के, जो कि लग भी नहीं रही है, बट ओके इफ दे आर सेइंग तो होगी। और BC जो है वो DE के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसे ये दो लाइंस हैं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, ये दो लाइंस पैरेलल है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को, B A मैंने टेढ़ा कर दिया बस, C एंड D, और यहाँ से ऐसे इसको कट करा जा रहा है ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू, और B का ये वाला एंगल हमें 75 दिया हुआ है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी तो 75 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के वजह से ये वाला जो एंगल है इंटरनल वाला, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज 75। ओके नाउ सी, अब दूसरी तरीके से देखो, ये तो क्योंकि इन्होंने टेढ़ा करके बनाया हुआ था तो थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल था, बट नाउ दूसरी चीज़ इजी है। देखो अब हमें दिया हुआ ये B, ये C और ये E और ये D, ये दोनों भी पैरेलल हैं, और यहाँ से एक लाइन कट कर रही है। ये अगर 75 है तो यहाँ वाला एंगल कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री माइनस 75 होगा, जो कि कितना होता है 105 डिग्रीज होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 105 आ गई। होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। लाइंस एंड एंगल्स को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना भाई साहब सब लोग। चलो let's go to the next question now. In the given figure, two parallel lines are intersected by a transversal line. Find the value of the x. बहुत easy question है। ये वाला जो 3x plus 10 है वो इसके इक्वल होगा, तो मतलब यहाँ पे भी 3x plus 10 आ जाएगा। और ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन पे पढ़ रहे हैं तो 3x plus 10 plus x plus 10 जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 4x plus 20 is going to give you 180। देन x की वैल्यू आपकी 40 डिग्रीज आ जाएगी। आई थिंक ये मैंने दिया हुआ है पहले, अभी तो करा था थोड़ी देर पहले। A part will be the final answer for this question. I hope you like this video and today's session. I will meet you in the next class. Monday से हम लोग PYQs करने वाले हैं। Everyone सुन लो कान खोल के। From Monday we are going to start doing the PYQs, और वो क्लासेस थोड़ी लंबी होंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि पूरा PYQ हमें सॉल्व करना है। लेट्स ट्राई कि कितनी देर में होता है। अगर ज़्यादा लंबा जाएगा तो आई विल अपलोड द वीडियोज इन 2 पार्ट्स, बट यू हैव टू ट्राई इट। टाइमर लगा के करना, मेरे साथ बैठ के करना, सो दैट आप कैलकुलेट कर पाओ कि आप कितना
मार्क्स ला पा रहे हो अपने CSAT एग्जाम्स में. ओके चलिए फिर देन आई सी यू ऑन मंडे गाइस. वी विल स्टार्ट डूइंग द PYQs. लेट्स सी कि मैं सारे क्वेश्चंस कर पाती हूँ PYQs के या नहीं. ठीक है चलो मेरा ही चैलेंज देख लेना तुम कि टीचर कितनी बढ़िया है. देखो तो सही कम से कम. ओके आई विल सी यू गाइस ऑन मंडे एवरीवन. बाय बाय.